जय हिंद। आप सभी का स्वागत है नालंदा एकेडमी में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और इस प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज का आज सेट 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूं क्लास, उससे पहले आप लोग अगर नए आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन जा सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक की बात कर रहा है। प्लेट टेक्टोनिक देखिए, हमारा जो अर्थ है, जो हमारा प्रेजेंट जो सिस्टम है, कॉन्टिनेंटल जो सिस्टम है हमारा, आज हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं, लेकिन एक टाइम था जब लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा ये टाइम था जहां पे पूरे अर्थ पे, हमारे अर्थ पे सिर्फ एक ही लैंड मास था, यानी दैट इज पैंजिया। ठीक है। इसके बाद ये जो था, ये लैंड बॉडी था पैंजिया। इसके अलावा जो जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, और इसके अलावा जो वाटर बॉडी था जिसको कहते हैं पैंथालासा। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक जो है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जो है ये पैंजिया जो है टूटा, पैंजिया में ब्रेक हुआ। ठीक है, जो कि लॉरेशिया और गोंडवाना में जो है टूट गया। ठीक है, और धीरे धीरे ड्रिफ्टिंग हुई, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग, जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दी गई। तो इसी के दौरान यहाँ पे बताया गया कि देखो, जो प्लेट टेक्टोनिक है, कहने का मतलब कि जब हमारे पास दो तरह की प्लेट है, एक ओशियानिक प्लेट, एक है कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट अगर टकराती है, ठीक है, और हमारे अर्थ के अंदर स्थैनोस्फेयर है, यानी अर्थ की जो स्थैनोस्फेयर है, यानी जो हमारा अपर मेंटल है, वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, और जो सेमी सॉलिड फॉर्म में है वहां पे मैग्मा बनता है। ठीक है, जब हमारी दो प्लेट, एक है कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक है ओशियानिक प्लेट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट, ओशियानिक प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, और ओशियानिक प्लेट, महासागरीय प्लेट। ठीक है, क्या हो सकता है? ये दो तरह के प्लेट हमारे पास है। ठीक है, इन दोनों में टकराव हो सकता है, जिसको कन्वर्जेंस कहते हैं। ये भी हो सकता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में टकराव हो जाए। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि ओशियानिक प्लेट में हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है कि टकराव हो सकता है, विच मीन्स कि कन्वर्जेंस हो सकता है, ये भी हो सकता है डाइवर्जेंस हो सकता है। ये दोनों फेनोमेना जो है पॉसिबल है। ठीक है, और ये दोनों फेनोमेना पॉसिबल हैं, और दोनों फेनोमेना होने की वजह से जो है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज देखने को, इवेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो प्लेट टेक्टोनिक होगी, इससे चाहे कन्वर्जेंस हो या डाइवर्जेंस हो, उससे क्या हो सकता है? क्या माउंटेन बिल्डिंग होगी? तो याद रखिएगा, जब भी दो प्लेट बाउंड्री जो है मिलती हैं, तो जो भारी प्लेट होगी वो इनसाइड चली जाएगी। ठीक है, जो दो भारी प्लेट होगी वो इनसाइड चली जाएगी, और जो अब देखो यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे होता है आपका जो जियोसिंक्लाइन्स यानी सेडिमेंट्स जमा होते हैं। ठीक है, और ये सेडिमेंट्स जो है जब भी कन्वर्जेंस होता है तो ये सेडिमेंट्स ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। ठीक है, जब ऊपर की तरफ उठ जाएंगे तो ये बन जाएगा फोल्ड माउंटेन, वलय पर्वत जिसको कहते हैं, फोल्ड माउंटेन बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये ट्रेंच बन जाता है। ठीक है, गर्त बन जाता है, और ये प्लेट जो है नीचे की तरफ आएगा, और स्टेनोस्फेयर में फिर ये मोल्टन स्टेट में आएगा, और मोल्टन स्टेट से जो है यहाँ से वोल्केनो फॉर्म में जो है बाहर की तरफ निकलेगा। वोल्केनो यहाँ पे वोल्केनो का निर्माण होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी में जब कन्वर्जेंस होता है तो क्या हो रहा है? वलय पर्वत बन रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, और वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, अब यही अगर ये दूर जब जाता है तो फिर क्या हो रहा है? दूर जब जाता है तो यहाँ पे रिफ्ट वैली बन जाता है, और यहाँ पे जो है ब्लॉक माउंटेन बन जाता है।
ठीक है। ब्लॉक माउंटेन जैसे हमारा अमरकंटक है, जो हमारा अमरकंटक के सतपुरा है, ठीक है, जो ये सतपुरा रेंज है। तो अब तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर रिफ्ट वैली बन जाती है, जो नर्मदा रिवर, और वहाँ पे अगर जो वाटर फ्लो हो गया तो एक रिवर का फॉर्म ले लेता है, जैसे हमारा नर्मदा है, ताप्ती है, ये क्या है, ये हमारी रिफ्ट वैली में बनती है, रिफ्ट वाली नदी है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि माउंटेन बिल्डिंग प्लेट टेक्टोनिक का रिजल्ट है, बिल्कुल है, ठीक है। अर्थक्वेक क्या प्लेट टेक्टोनिक का रिजल्ट है, बिल्कुल है। वोल्केनिज्म क्या प्लेट टेक्टोनिक का रिजल्ट है, बिल्कुल है। यहां से अब आपको कहता कि ब्लॉक माउंटेन ये भी प्लेट टेक्टोनिक का रिजल्ट होता है। रिफ्ट वैली भी ये प्लेट टेक्टोनिक का रिजल्ट होता है, ठीक है। ये सारे प्लेट टेक्टोनिक के रिजल्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो है प्लेट टेक्टोनिक के रिजल्ट है, ठीक है, सभी जो है प्लेट टेक्टोनिक के रिजल्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्फ्रेड वेगनर, अभी मैंने आपको बताया कि एल्फ्रेड वेगनर, अ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, पुट फॉरवर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912, ठीक है। तो एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को रखा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द वेगनर द पैंजिया ब्रोक अवे फ्रॉम पैंथालासा 200 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। पैंजिया पैंथालासा से टूटता है 200 साल, 200 मिलियन ईयर पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे पैंथालासा से मैंने क्या कहा, अभी आपको मैंने बताया था ना कि जब पैंजिया है ये, तो पैंजिया किससे टूटा, पैंथालासा, ये तो पैंथालासा ओशियनिक सिस्टम है, ठीक है, यानी ये हमारा महासागर है, और पैंजिया कॉन्टिनेंट है, तो पैंजिया से अलग हुआ था, ना कि पैंथालासा से अलग हुआ, ठीक है। पैंजिया जो है ये खुद पैंजिया से अलग हुआ, ना कि पैंथालासा से अलग हुआ, ठीक है, पैंथालासा से अलग नहीं हुआ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या कह रहा है, दूसरा इनकरेक्ट हो गया। थर्ड कह रहा है कि पैंथालासा वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट फ्लोटिंग ओवर पैंजिया। पैंथालासा सुपर कॉन्टिनेंट नहीं है, सुपर कॉन्टिनेंट इज पैंजिया, पैंजिया इज सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। पैंजिया क्या है, सुपर कॉन्टिनेंट है, पैंथालासा नहीं। पैंथालासा क्या है, पैंथालासा क्या है, ये जो महासागर है, ठीक है। तो यहां पे मेगा ओशियन है पैंथालासा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा कि हम ये कह सकते हैं पैंथालासा वाज अ मेगा ओशियन इन विच पैंजिया इज फ्लोटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पैंजिया फ्लोट कर रहा है पैंथालासा पे, ठीक है। पैंथालासा पैंजिया पे फ्लोट नहीं कर रहा है, मतलब ये उल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। पैंथालासा एक सुपर कॉन्टिनेंट था, नहीं, पैंथालासा क्या था, एक मेगा ओशियन था, विशाल महासागर था, ठीक है। पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था। तीसरा भी गलत हो गया। द पैंजिया स्प्लिट इनटू द लॉरेशिया एंड गोंडवाना, बिल्कुल करेक्ट है। ये पैंजिया जो है लॉरेशिया और गोंडवाना में विभाजित हुआ, और गोंडवाना का हिस्सा हमारा भारत किसका हिस्सा था, गोंडवाना का हिस्सा था, ठीक है। तो हमारे पास कौन से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 4 करेक्ट है, 1 और 4 करेक्ट है, सही पूछा है ना, 1 और 4 करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 1 और 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अर्थ्स मेंटल जोन lying beneath the lithosphere is known as, ठीक है। अर्थ्स मेंटल जोन, ठीक है, यानी स्थल मंडल के नीचे स्थित पृथ्वी के मेंटल जोन को किस रूप में, डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यानी देखो, जब हमारा जो अर्थ है, अगर हम अर्थ में जाएं तो हमारे पास है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। सब में 2 पार्ट है, क्रस्ट अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, और अपर कोर इनर कोर। 0 से लेकर के 100 किलोमीटर, या फिर हम ये कहें 200 किलोमीटर, कहीं पे 200 किलोमीटर भी दिया है, ये हमारा है लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर में क्रस्ट का पार्ट और कुछ पार्ट जो है अपर पार्ट मेंटल का, इसमें कुछ आ जाता है, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ठीक है। लेकिन जब स्थैनोस्फेयर इसके नीचे जाएंगे तो स्थैनोस्फेयर होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि 100 से लेकर के 700 किलोमीटर तक नीचे, 700 किलोमीटर, ठीक है, 700 किलोमीटर
ये हमारा क्या मिलता है, स्थैनोस्फेयर मिलता है, स्थैनोस्फेयर मिलता है, दुर्लभ मंडल जिसको कहते हैं, ठीक है, स्थैनोस्फेयर जिसको दुर्लभ मंडल कहा जाता है, दुर्लभ मंडल, ठीक है, स्थैनोस्फेयर। तो स्थैनोस्फेयर जो है यहाँ पे हमें मिलता है, इस रीजन में हमें स्थैनोस्फेयर मिलता है। और ये स्थैनोस्फेयर जो है क्या कह रहा है कि स्थल मंडल के नीचे पृथ्वी स्थित पृथ्वी के मेंटल जोन को डैश के रूप में, तो क्या स्थैनोस्फेयर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, स्थैनोस्फेयर, ठीक है, जो कि मॉल्टन स्टेट में होता है, मतलब ये एक मॉल्टन स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, जो कि मेल्टेड स्टेट में होता है, ठीक है, सेमी सॉलिड कह सकते हैं, सेमी सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपका आंसर यहां पे मिल गया बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर गया है, ये पिछले सेशन में भी हमने इस पे ऐसा क्वेश्चन को किया था, ठीक है, जहां पे कहा गया कि रॉक क्लोजर टू द मिड ओशियन रीज आर यंगर एंड हैव नॉर्मल पोलैरिटी, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं ओशियन की बात कर रहा हूं, ओशियन बेड की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मिड ओशियानिक रीज, जो मध्य रीजन होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर वोल्केनिज्म निकल रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, तो देखो यहाँ पे बेसिक लावा निकलता है, ठीक है, बेसाल्ट निकलता है, तो वोल्केनिक एक्टिविटी होगी तो ये मूव करेगा, ठीक है, दूसरी तरफ मूव करेगा, दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है। और इस रीजन में यहाँ पे जो भी यहाँ पे इस रीजन में जो भी वोल्केनो होंगे, यहाँ पे जो वोल्केनो होंगे ये यंगर वोल्केनो होंगे, ठीक है, ये यंगर होंगे, ठीक है। यहाँ पे अब जो इस वोल्केनो से, इस लावा से क्या बनेगा, लावा के सॉलिडिफाई होने से रॉक बनेगा, तो यहाँ पे जो रॉक बनेगा वो क्या होगा, यंग होगा, यंगर होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो रॉक यहाँ पे आएगा, जो लावा यहाँ पे बनेगा, ये फैल जाएगा, जो ये दूर पे, सपोज यहाँ पे जो रॉक लावा सॉलिडिफाई होगा तो ये ओल्डर होगा, यहाँ पे इन दोनों जगहों पे क्या होगा, ओल्डर होगा, यहाँ पे यंग होगा, ठीक है, यहाँ पे यंग होगा, ठीक है। तो जब यंग होगा यहाँ पे, तो इसकी पोलैरिटी अर्थ के पोलैरिटी के समान होगी, यानी इसकी जो ध्रुवीयता होगी वो अर्थ की ध्रुवीयता के समान होगी, ठीक है, अर्थ की ध्रुवीयता के अकॉर्डिंग होगी। अर्थ की ध्रुवीयता कैसी होगी, नॉर्थ साउथ, तो यहाँ भी नॉर्थ साउथ होगा, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। मिड ओशियानिक रीज सी फ्लोर, इसी को कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। इक्विडिस्टेंट रॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशियानिक रीज आर सिमिलर इन देयर केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, यानी इक्विडिस्टेंट अगर रॉक है, ठीक है, यानी दोनों साइड में ये सिमिलर होंगे केमिकल कंपोजिशन में, बिल्कुल, ठीक है, एक ही लावा से बन रहा है, बेसिक है, तो दोनों सिमिलर होंगे। नेक्स्ट कह रहा है द कांसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाज प्रोपोज्ड बाय हैरी हेस इन 1961। बिल्कुल, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ये हैरी हेस के द्वारा दिया गया 1961 में। उपरोक्त स्टेटमेंट जो है सभी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, सारे जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश happens when both plates move apart from one another, ठीक है, दोनों डैश, जब दोनों प्लेट जो है एक दूसरे से अलग हो जाती है। देखो बहुत अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना काफी अच्छा दिया है, क्योंकि तुरंत लोग इस पे आंसर क्या कर देंगे कि जब दो प्लेट अलग हो रही है तो वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है, डाइवर्जेंट होगी अपसारी, ठीक है। जब दो प्लेट अलग अलग हो रही है, क्या कह रहा है कि जब दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग होती है डाइवर्जेंट होता है। लेकिन एक चीज समझिएगा यहाँ पे, ये सिर्फ आपका ये बी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर जब दो प्लेट अलग अलग होता है डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट या अगर हम अपसारी कह रहे हैं तो डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है, दोनों प्लेट अलग अलग मूव कर रही है, दोनों प्लेट अलग अलग मूव कर रही है, बीच में स्पेस बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लावा जो है इसको फिल कर देती है, तो यहाँ पे लावा इसको एक बेड बना देती है, और यहाँ पे अगर पानी आया तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एक रिफ्ट वैली, और ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये दोनों बन जाएंगे ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। जैसे विंध्यान और सतपुड़ा, सॉरी उस टाइम पे मैंने शायद अमरकंटक कह दिया था, विंध्यान और सतपुड़ा होगा, ठीक है, विंध्यान और सतपुड़ा, ठीक है। तो विंध्यान और सतपुड़ा जो है ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और इसके बीच जो है जो फ्लो होता है वो होगा कौन सा, आपका क्या कह सकते हैं कि नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर,
यहाँ पे होगा नर्मदा रिवर, नर्मदा, ताप्ती, ये सारे रिवर जो होंगे, ये रिवर जो होंगे इसके ये रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बन रहा है। ठीक है, निर्माण हो रहा है, टूट रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके टूटने से कुछ नया निर्माण भी हो रहा है। ठीक है, नया निर्माण जब हो रहा है तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, निर्माणकारी किनारा। ठीक है, दूसरा मैं अगर मैं बात करता हूं तो अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट जब टकराती हैं, टकराव होता है, कन्वर्जेंस होता है, तो क्या होता है, जो ओशियानिक प्लेट ये क्योंकि भारी होता है तो अर्थ के अंदर चला जाता है। ठीक है, वहां पे ये मेल्ट हो जाता है, तो इसका क्या होगा, इसका विनाश हो गया, इसका विनाश हो गया। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री या डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, विनाशकारी। ठीक है, तो यहां पे विनाश हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव में हम कहते हैं जो कंस्ट्रक्टिव होता है, जो कंस्ट्रक्टिव है उसमें जो कन्वर्जेंट है उसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है और डाइवर्जेंस में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री तो होगा, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्टिव मार्जिन भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, बी और डी बोथ। बी और डी बोथ, निर्माणकारी भी है, अपसारी भी है, डाइवर्जेंट भी है। ठीक है, बी और डी बोथ, ये दोनों आंसर आपके हो जाएंगे। अगर आपने सिर्फ एक आंसर लगाया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने कहा ना कि आपको मिक्स क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन जो भी मिलेगा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सबसे पहले ये देखना है सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। नॉट ट्रू, member of Union Public Service Commission hold office for a term 6 year or until they attain the age of 65 year। ठीक है, 6 year और 65 year यूपीएससी मेंबर का एज है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात, बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। The chairperson of UPSC is not eligible for the further employment under the government of India or government of any state and after the retirement। यानी जो चेयरमैन जो है यूपीएससी के, वो किसी भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब नहीं कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, किसी पोस्ट पे नहीं जा सकते। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 1/2 of the member of UPSC should be person who have held the office for at least 10 years, either under the government of India or the government of a state। ठीक है, यानी ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जिसके पास कम से कम 10 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, उनको बनाया जाएगा। देखिए, ऑल्दो यूपीएससी चेयरमैन क्या या मेंबर्स के लिए कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन बस यही बात कही गई है कि एटलीस्ट 1/2 ऑफ द मेंबर्स जो होने चाहिए उनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है, तो चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी are appointed by Prime Minister? No. The members and chairperson of the UPSC is appointed by President of India. President of India, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होने चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं होनी चाहिए, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट कौन सा गलत है, स्टेटमेंट ऑल्दो रॉन्ग तो ये है, असत्य पूछा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यही रॉन्ग है, प्राइम मिनिस्टर नहीं राष्ट्रपति होगा। यूपीएससी जो कि पार्ट 14 में मेंशन की गई है, पार्ट 14 में मेंशन की गई यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, अब यूपीएससी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे चीजें नहीं समझ आएंगी, और एक बार खुद से करेंगे गलती भी होगा ना तो वो याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मेक रेगुलेशंस specifying the matter on which it is not necessary to consult the Union Public Service Commission।
ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान द्वारा उन मामलों को निर्दिष्ट करने वाले विनियमन बनाने का अधिकार है जिन पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे कई सारे देखो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करती है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, सेंट्रल सर्विसेज के लिए, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ यूपीएससी का काम एग्जाम कंडक्ट करना ही नहीं है। अगर किसी आईएएस को ट्रांसफर भी करना है, डिपोर्ट करना है, ठीक है, तो उस केस में या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो गवर्नमेंट यूपीएससी से कंसल्ट कर सकती है, यूपीएससी अपना सलाह दे सकती है। इन कई सारे ऐसे मामले होते हैं जैसे रिजर्वेशन के मामले में गवर्नमेंट यूपीएससी से सलाह नहीं लेगी। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जो वही बात कही गई है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति से सलाह लेने की आवश्यकता, राष्ट्रपति जो है यूपीएससी से सलाह नहीं लेंगे। ठीक है, यूपीएससी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। Now, the reason for non-acceptance of the advice of the Union Public Service Commission have to be laid before each house of the Parliament. एक चीज ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी जो है ये अपना रिपोर्ट अगर देती है तो ये रिपोर्ट देती है किसको? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट साहब इस रिपोर्ट को रखते हैं बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के पास यह रिपोर्ट को रखी जाती है और संसद के दोनों सदन जो है इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन अगर कोई रिकमेंडेशन यूपीएससी ने दिया है, उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं की जाती, उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं की जाती है, तो यहाँ पे ये भी देना होगा, सदन को ये भी बताना होगा कि क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू रिजेक्ट दिस रिकमेंडेशन। इस रिकमेंडेशन को नॉन कंप्लायंस का या इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करने का क्या रीजन है, क्या वो कारण है, किस कारण से, यानी नॉन एक्सेप्टेंस के लिए वो कारण देनी होगी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो यूपीएससी, इसलिए यूपीएससी एक बहुत बड़ी संस्था बन जाती है क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट को भी वो कारण देना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो काफी इजी है। क्या कह रहा है? Who among the following is a constitutional authority for whose removal from the office by the president a reference to the Supreme Court is necessary? है बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने नहीं समझा है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिसके लिए राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर ऐसा पोस्ट जिसको हटाने के लिए राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं, पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन की भी जरूरत नहीं है, किसके रिकमेंडेशन की जरूरत होगी? सुप्रीम कोर्ट की। तो याद रखिएगा, यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करके जब रिपोर्ट देता है तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इनको हटाने का ये जो अधिकार है, यानी ज्यादातर हम किसी जज की बात करें, जज अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज की हटाया कैसे जा सकता है, तो इनके लिए जो है मोशन पास किए जाते हैं, रेजोल्यूशन दी जाती है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों सदनों में। ठीक है, उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी से उसको पास किया जाता है। उसके बाद जज इंक्वायरी एक्ट के तहत कमिटी बनती है, स्पीकर के पास जा सकता है और राज्यसभा में जाएगा तो उसके चेयरमैन के पास जाएगा। उसके बाद वो कमिटी बनाएगा जिस 3 लोग रहते हैं उस कमिटी में, और कमिटी में कौन कौन रह सकता है कि या तो सीजीआई रह सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज रह सकता है, या किसी हाई कोर्ट का एक जज रह जाएगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रह सकते हैं, तीसरा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तीनों के रिपोर्ट के बाद अगर इन तीनों का रिपोर्ट अगर रहता है कि हाँ अगर गिल्टी पाई गई है तो फिर इनको हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। सीएजी का भी यही प्रोसेस है। उसके बाद फिर वोटिंग होती है, उसके बाद विशिष्ट बहुमत से उनको हटाया जा सकता है, फिर दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, वहां भी विशिष्ट बहुमत से हटाया जाएगा। ठीक है,
तो यहां इन दोनों में चाहे बात की जाए सीएजी की, चाहे इवन आपके जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, इन सब की प्रक्रिया यही है हटाने की, ठीक है। किसका अलग है? तो यूपीएससी चेयरमैन का। यूपीएससी चेयरमैन के लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, यूपीएससी चेयरमैन के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन की जरूरत है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो ही हटाया जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया enjoins the upon the government to consult the public service commission in disciplinary matter। कह रहा है कि भारत का संविधान जो है अनुशासनात्मक कार्य मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने का आदेश देता है, ठीक है, बिल्कुल। यानी कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये कहता है कि अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है तो आईएएस पे, ब्यूरोक्रेट्स पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है तो यूपीएससी वहां पे डिसीजन दे सकता है, सलाह दे सकता है। Which one of the following is an institution whose emergence cannot exactly be reconciled with the constitutionally prescribed role of the Union Public Service Commission। कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसके उद्भव को संघ लोक सेवा आयोग की संवैधानिक रूप से निर्धारित भूमिका के साथ ठीक मेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीवीसी, ठीक है, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इससे भी सरकार जो है परामर्श लेती है, एडवाइस लेती है, किसके लिए? डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए। अब देखो सेम चीजों के लिए दो जगह से, दो बॉडी से पूछी जा रही है, एक एडवाइस दी जा रही है, एक यूपीएससी जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और सीबीसी जो कि एक वैधानिक बॉडी है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ज्यादा बड़ी बॉडी है, ठीक है। तो अब यह है कि यूपीएससी के सामने सीबीसी से जो है डिसीजन ली जाती है, ठीक है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में शो करता है, जबकि यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि डिसिप्लिनरी एक्शन में जो है यूपीएससी का यूपीएससी एडवाइस कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीसी। अब देखो जब सीबीसी की बात की जाएगी, तो सीबीसी सबसे पहले जो सीबीसी बनाया गया था, ये बनाया गया था 1998 में स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी। 1964 में इसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे, यानी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बनाया गया था, जहां पे ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। गवर्नमेंट ऑर्डर पे बनाई गई थी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे बनाई गई थी, तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से सीबीसी बनाया गया, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से, और 1964 में बनाया गया, स्थापना इसकी हुई। उस टाइम पे ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, ठीक है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। और लेकिन 1998 में इसे पार्लियामेंट्री एक्ट से इसको पास किया गया और इसे बना दिया गया वैधानिक निकाय, वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक निकाय, ठीक है, जिसे 2003 से लागू कर दिया गया। 2003 से इसको वैधानिक निकाय कर दिया गया, फॉर्मलाइज कर दिया गया। 2003 में इसको फॉर्मलाइज कर दिया, इसलिए कहते हैं कि 2003 से ये क्या है? वैधानिक निकाय है, ठीक है। और 1964 में ये गैर वैधानिक निकाय था, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल तो था ही नहीं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो, यूनियन पब्लिक और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनाया गया। दो या दो से अधिक जो स्टेट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके लिए सेम एग्जाम किया जाए, सेम बॉडी हो जो एग्जाम कंडक्ट करे, तो वो होगा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जो पार्लियामेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, लेकिन ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ध्यान रखें क्या आंसर होगा? 1 और 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी में भी एक बार पूछा था और यूपीएससी में भी पूछा है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि स्टेट पीसीएस वालों को यूपीएससी का पीवाईक्यू जरूर कर लेना चाहिए। क्या कह रहा है? आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 324 जो है ये संबंधित है इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, इलेक्शन कमीशन से। आर्टिकल 315 ये संबंधित है पब्लिक सर्विस कमीशन से। आर्टिकल 280 बहुत फेमस है, फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। आर्टिकल 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए का 4, ए का 4 एक ही में है, ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया। ठीक है, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ए का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट to change the boundary of any state after seeking views of the concerned legislature of that state on the subject within the specified period। कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट जो है रिकमेंड करता है संसद को कि किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करने का, ठीक है, जब स्टेट से जो है सहमति ले ली जाए। ठीक है, स्टेट की सहमति मतलब कहने का मतलब कि विद इन एक स्पेसिफाइड पीरियड में, ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड में राष्ट्रपति किसी भी राज्य के सीमा को बदलने के लिए उस राज्य से संबंधित विधानमंडल के विचार प्राप्त करने के बाद निर्दिष्ट अवधि से के भीतर संसद को सिफारिश कर सकता है। ठीक है, सेकंड क्या रीजन दे रहा है कि इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट प्रपोजल ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, होता ये है कि अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है तो आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत स्टेट के पास जो पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बदल सकता है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बदल सकता है। ये पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है। ठीक है, स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है, एक नया दो स्टेट, एक स्टेट से दूसरा स्टेट बना सकता है। जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग कर दिया, बिहार से झारखंड अलग हो गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, ये पार्लियामेंट ही कर सकता है। नाम चेंज कर सकता है, जैसे केरला का नाम केरलम किया गया, नाम चेंज किया जा सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। इसके लिए अगर सपोज करो कि मिनिस्ट्री जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कोई रिकमेंडेशन देता है, कोई प्रपोजल देता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट उस प्रपोजल को सेंड करेंगे कहाँ पे? आर्टिकल 3 के अंदर प्रेसिडेंट उस प्रपोजल को सेंड कर सकते हैं कहाँ पे? तो आपके जो स्टेट कंसर्न स्टेट होगा, जैसे केरला का नाम चेंज करना है तो केरलम को दिया जा सकता है, केरला स्टेट को दिया जा सकता है। या फिर अगर ऐसे समझे कि अगर यूपी से उत्तराखंड को अलग करना है या बिहार से झारखंड को अलग करना है, तो आर्टिकल 3 के तहत जो है बिहार से झारखंड को अलग करना है तो पहले रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट क्या करेगा? उसको भेजेगा बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, यानी विधानमंडल के पास। ठीक है, यानी असेंबली और काउंसिल दोनों के पास जब भेजेगा तो उसके बाद एक स्पेसिफाइड पीरियड होगी कि निश्चित अवधि में आपको बताना है कि क्या आप सहमत हैं। ठीक है, तो 3 चीजें स्टेट कर सकता है, या तो कहेगा कि हाँ सहमत है, या तो कह सकता है कि नहीं सहमत नहीं है, या कुछ रिकमेंडेशन कर, कुछ सजेशन दे सकता है। ठीक है, अब यहां से ये सजेशन फिर चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट में रखेंगे। अब पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है कि इनके सजेशन को माने या ना माने। यस कह दिए तो ठीक है, ना कह दिए तो उसको
मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा पार्लियामेंट पे कि अगर स्टेट मना कर देता है तो, ठीक है, क्योंकि स्टेट ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति दिखी जा रही है, सिर्फ ऐसा है कि इन्फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, कि आपके स्टेट को चेंज की जा रही है, स्टेट की बाउंड्री चेंज हो सकती है, स्टेट बाइफर्केट हो सकता है, ठीक है, नए राज्यों को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जो है स्टेट प्रेसिडेंट देता है, तो बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड कह रहे हैं कि क्या इससे, अच्छा इससे क्या कोई रिलेशन है? इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट प्रपोजल फॉर द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कोई इनके स्टेट राज्य सरकार अगर कोई सुझाव देती है उसको एक्सेप्ट करना, उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना, ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति पे, ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट का कोई रिलेशन नहीं है जो एक दूसरे को कनेक्ट करे, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि अगर ये किसकी बात, ये आर्टिकल 3 की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर रहा है दोनों की, ठीक है, अगर ये कहता है कि संविधान के अनुसार ये चीजें कही गई हैं तो वहां पे रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट जो है इंडिविजुअली करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक, और साथ ही चट्टानों के बारे में, अगेन हम लोग ज्योग्राफी पे आ गए हैं। Sedimentary rocks are formed at the earth surface by hydrological system. देखो sedimentary rocks जब बनते हैं अर्थ सरफेस पे, जब sedimentary rocks जब बनते हैं, sedimentary rocks igneous rock से ही बनता है, igneous rock से बनता है। पहले बनता है igneous rock, आग्नेय चट्टान जिसको कहते हैं, मैग्मा से, ठीक है, मैग्मा से यानी लावा से क्या बनता है, अरे आग्नेय चट्टान बनता है, पहला प्रोसेस यही होता है। और इग्नियस रॉक जो होता है वो, उसमें कोई फॉसिल नहीं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब अर्थ के अंदर ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब इग्नियस चट्टान जब बन जाता है, इग्नियस रॉक जब बनते हैं उस पे, अब देखो अब जरूरी कि अर्थ के अंदर ही हो, अर्थ के बाहर भी हो सकता है, ठीक है, जब लेकिन पहला जो स्टेप होगा इग्नियस रॉक का ही होगा, डायरेक्ट सेडिमेंट्री रॉक नहीं मिलेगा, इग्नियस रॉक बनेगा। और इग्नियस रॉक पे क्या होगा, वहां से वो जब ठंड, वहां पे उस पे वेदरिंग होगी, वहां पे अगर डेनुडेशन होगा, अनाच्छादन होगा, ठीक है, एरोजन होगा, ठीक है, हीट कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो उससे जाकर के फिर जो है यानी लिथिफिकेशन होगा, तब जाकर के सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। सेडिमेंट्री रॉक से जब हीट एंड प्रेशर अप्लाई की जाती है तो फिर जाकर के मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ठीक है, रूपांतरित चट्टान बनती है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो होता है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, और सादी चट्टानों के हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम जो है, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम कहें, लिथिफिकेशन कहें, इससे जो है, या डेनुडेशन कहें, इससे जो है सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स involves the weathering of the pre-existing rock, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, weathering of pre-existing rock, ये ऑलरेडी pre-existing rock है igneous rock, इसके weathering से जो है, इस पे जब weathering होती है, weathering का मतलब कि उसका जो टूटना, उस पे जब ऐसा होता है कि कभी हीट का एक्सपेंशन होता है, हीट की वजह से जो कंप्रेशन एक्सपेंशन होता है, तो एक वेदरिंग होती है, टूटना हो जाता है वहां पे, ठीक है, तो इससे इसका निर्माण होता है। और सिर्फ वेदरिंग ही नहीं होती है, मतलब वेदरिंग तो है ही, उसके साथ साथ एरोजन भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, डिपोजिशन भी है, ये सारी चीजें जो है, ये कंप्लीट लिथिफिकेशन प्रोसेस होता है, उससे जो है ये बनता है। लेकिन हाँ, वेदरिंग से बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक कंटेन फॉसिल, बिल्कुल सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल होता है, इग्नियस रॉक में फॉसिल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच यही डिफरेंस है। इग्नियस रॉक पहला पार्ट होता है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पे फॉसिल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, कम मात्रा में भी नहीं, अगर लेस अमाउंट भी लिखा हो तो नहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वहां पे लेयर भी नहीं बनता है, क्रिस्टल हो सकते हैं, नॉन क्रिस्टल भी हो सकते हैं, लेकिन वो पहला पार्ट होता है, वहां के सर्टिफिकेशन से फिर जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, ठीक है, यानी उसके डेनुडेशन से, लिथिफिकेशन से फिर सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक जब आएंगे तो फिर यहाँ पे फॉसिल भी मिलेगा। सेडिमेंट्री रॉक्स टिपिकली अकर लेयर, बिल्कुल लेयर में होगा, इग्नियस रॉक लेयर में नहीं होगा, सेडिमेंट्री रॉक लेयर में होगा। चारों स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, और 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
नेक्स्ट देखिए, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन इज फ्लैकी रॉक्स बिकॉज सैंडस्टोन जो है बलुआ पत्थर परतदार पत्थर है, परतदार चट्टान है। बलुआ पत्थर जो है ये परतदार चट्टान है। तो परतदार चट्टान है क्यों? क्यों परतदार चट्टान है? क्योंकि ये क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। परतदार चट्टान है क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। और ये इस किससे बना है? इट इज फॉर्म अंडर वाटर। क्या है? डेजर्ट की वजह से नहीं, हीट की वजह से नहीं, माउंटेन की वजह से नहीं, ये अंडर वाटर, यानी वही बात है कि लिथेफिकेशन से बनाया गया है, ठीक है, ठीक है। पानी के भीतर ये बनता है, ठीक है। जो हमारे माउंटेन बेड, सॉरी ओशियन बेड्स हैं, ओशियन बेड्स है, वहां पे सैंडस्टोन बनता है, ठीक है। सैंडस्टोन वहां पे बनता है, रिवर बेड्स पे, ओशियन बेड्स पे, ठीक है, वहां पे सैंडस्टोन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका आंसर हो गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फॉर द इग्नियस रॉक। देखिए वही इग्नियस रॉक की बात, आग्नेय चट्टान की बात आ गई। कौन सा सत्य है? क्या लिटिल फॉसिल है? लिटिल फॉसिल नहीं, नो फॉसिल, नो फॉसिल, लिटिल फॉसिल नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दे हैव पोरस फॉर वाटर, ठीक है। क्या इसमें जल के लिए छरछरा, यानी कोई पोरस होता है, कोई छिद्र भी होता है? नहीं, ठीक है। दे बोथ क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल, बिल्कुल मैंने कहा क्रिस्टल फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन क्रिस्टल फॉर्म में भी हो सकता है। These rocks have no silica, नहीं, सिलिका का सिलिका होता है यहाँ पे। करेक्ट कौन होगा? they are both crystal and non crystal, ठीक है, दोनों क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल होंगे, ठीक है। तो ये सी जो है, सी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है, सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following statement is incorrect about the rocks forming minerals, ठीक है। खनिजों को बनाने वाली चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? यानी इनकरेक्ट पूछ रहा है किसके लिए? ऐसे रॉक्स जो क्या बना रहे हैं? खनिज बना रहे हैं, मिनरल्स बना रहे हैं। तो about 98% of the total crust earth is composed of only 8 elements, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट कह रहा है कि 8 एलिमेंट से ये बनता है, ठीक है। कौन कौन सा 8 एलिमेंट? अर्थ क्रस्ट जो है 8 एलिमेंट कौन सा? ऑक्सीजन, सिलिका, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, आयरन है, इसके बाद कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, फिर सोडियम, पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मिनरल्स हैं, ठीक है। 8 जो है इनसे ये 8 एलिमेंट से, ठीक है, 8 एलिमेंट नॉट मिनरल, 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट से मिलके ये बना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 2 or more elements combine together to form these minerals, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स जो हैं ये एक साथ कंबाइन होते हैं इस मिनरल्स को बनाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। मिनरल्स कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे मिनरल्स बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सोर्स ऑफ ऑल रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स इज मैग्मा ऑफ अर्थ। कह रहा है कि जितने भी मिनरल्स के लिए, सभी मिनरल्स के लिए क्या है? सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ ऑल रॉक्स फॉर्मिंग, जितने भी रॉक मिनरल्स हैं उसका सोर्स क्या है? मैग्मा है। बात सही, सबसे ज्यादा क्या है? मैग्मा से ही हम रॉक मेजर सबसे ज्यादा रॉक कहां से बन रहा है? मैग्मा से बन रहा है। मैग्मा को सॉलिडिफाई होता है तो रॉक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और रॉक से मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है तो कोई इनकरेक्ट नहीं है, कोई इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following statements correctly define a metamorphic rock? बात करता है मेटामॉर्फिक, पहले क्या बनेगा? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक पे डेनोटेशन होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा, ठीक है, और इग्नियस रॉक पर लिथिफिकेशन होगा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है।
इस सेडिमेंट्री रॉक से इग्नियस से क्या बना, सेडिमेंट्री बना, और इस सेडिमेंट्री से सेडिमेंट्री से भी बन सकता है और इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। यानी इन पे हीट और प्रेशर अगर लगाएंगे, हीट और प्रेशर लगाया जाता है तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। पहला मैग्मा से बनेगा इग्नियस रॉक, इग्नियस पे लगाएंगे, इग्नियस पे डिनोटेशन होगा, लिथेफिकेशन होगा तो बनेगा सेडिमेंट्री रॉक, और इग्नियस और सेडिमेंट पे अगर हीट एंड प्रेशर लगा देते हैं तो बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। फॉर एग्जांपल कि सैंडस्टोन, इससे बन जाएगा क्वार्टजाइट। ठीक है, ग्रेनाइट जो कि इग्नियस रॉक है उससे बनता है निसिक। ठीक है, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, इस पे हीट अगर अप्लाई करते हैं तो यहां से बनता है क्वार्टजाइट। ठीक है, ग्रेनाइट जो है ये है इग्नियस रॉक, यहां से अगर हीट अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बनता है निशिक। ठीक है, इसके अलावा लाइमस्टोन पे प्रेशर अप्लाई करने से बनेगा मार्बल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मेटामॉर्फिक रॉक के लिए, तो रॉक्स फॉर्म इनसाइड द अर्थ सरफेस ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। ठीक है, लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है क्या मेटामॉर्फिक रॉक? ठीक है, लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है क्या? नहीं। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, लावा के जमने के कारण पृथ्वी की सतह के अंदर चट्टानों का निर्माण, यहां से क्या बनेगा, यहां से इग्नियस रॉक बनेगा। ठीक है, यहां से क्या बनेगा, इग्नियस रॉक बनेगा। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि रॉक्स फॉर्म ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स ओवर द अर्थ क्रस्ट। वेदर्ड मटेरियल्स यानी इग्नियस रॉक का टूट करके जो वेदर मटेरियल बनता है, सेडिमेंट्री रॉक उसको कहते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। थर्ड कह रहा है कि रॉक्स विच चेंज देयर फॉर्म अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। बिल्कुल सही, रॉक जब अपने प्रेशर, हीट और प्रेशर अप्लाई करने से जब अपने रूप को चेंज करता है, इसलिए इसको कहते हैं रूपांतरित, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। थर्ड डी क्या कह रहा है कि हार्ड रॉक्स विच आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन, नॉट, मतलब इसके लिए कोई मतलब ही नहीं बन रहा है इसका। ठीक है, कोई मतलब ही यहाँ पे नहीं बन रहा है। क्या आंसर होगा कि चट्टानें जो अत्यधिक गर्मी और दबाव में अपना रूप बदलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बैथोलिथ। बैथोलिथ की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बैथोलिथ क्या है, ये हमारा एक लैंडफॉर्म है। किसका लैंडफॉर्म है? ये वोल्केनो का वो इंट्रूसिव वोल्केनो का, आंतरिक जो अर्थ के अंदर रहता है, आंतरिक वोल्केनो का, अर्थ के अंदर जो सॉलिडिफाई हो जाते हैं आंतरिक वोल्केनो, इनका एक इंट्रूसिव वोल्केनो का एक जो रूप है। ठीक है, ये लैंडफॉर्म है। तो बैथोलिथ आर फॉर्म्ड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, बैथोलिथ आर फॉर्म्ड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये कह रहा है कि सरफेस ऑफ अर्थ के अबव बना हुआ है बैथोलिथ। ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनसाइड इंट्रूसिव है। They are commonly found in the western महाराष्ट्र रीजन, कि वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन में ये हमें कॉमनली फाउंड किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ वेस्टर्न महाराष्ट्र के रीजन में पाया जाएगा। ठीक है, और देखो वेस्टर्न महाराष्ट्र के रीजन में क्या है, डेक्कन ट्रैप है। ठीक है, जो कि बैथोलिथ नहीं है। ठीक है, हॉट स्पॉट वोल्केनो से बना है डेक्कन ट्रैप। बैथोलिथ आर फॉर्म ऑफ मार्बल का फॉर्म है नहीं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कोई सा स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट नहीं है, कोई सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। चलिए मैं आपको जरा बैथोलिथ दिखाया दूं। बैथोलिथ मैंने इसके पहले लेक्चर में भी आपको दिखाया था। ठीक है, अब बैथोलिथ देख सकते हैं कि ये है बैथोलिथ। ये पूरा जो है ये वोल्केनो का रूप है। वोल्केनो जो कहाँ पे है, अर्थ के अंदर, ये अर्थ का सरफेस है, इस अर्थ के अंदर जो है ये वोल्केनो। ठीक है, अब इसमें जरा एक बार देख लें, ये है बैथोलिथ, ये इसका जो बेड है ये बैथोलिथ कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई वर्टिकल या फिर ऐसे, मतलब एक तरह से वर्टिकल के रूप में या एंगल के रूप में हो तो इसको डाइक कहते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल शेप में है तो इसे सील कहते हैं, और अगर ये सॉसर शेप में है, कुछ इस तरह से अर्धचंद्र शेप में है, ठीक है, तो इसको कहते हैं लोपोलिथ। ठीक है, लोपोलिथ, सॉसर शेप में है लोपोलिथ, और अगर डोम शेप में है, ठीक है, इस तरह से, इसको कहते हैं लैकोलिथ। ठीक है, तो लैकोलिथ,
सील्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डाइक, सॉसर शेप, लोपोलिथ, डोम शेप, लैकोलिथ और बैठा हुआ है तो बैठोलिथ। ठीक है, बात हो गई। चलिए ये अब इस पे ये भी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर बना के रखें क्योंकि आपको याद रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इग्नियस इंट्रूसिव फॉर्म। ठीक है, यानी लावा का इंट्रूसिव फॉर्म की यहाँ पे बात की जा रही है। तो लैकोलिथ आर डोम शेप, लैकोलिथ आर डोम शेप बॉडीज which are localized source of the lava on the earth surface। अब देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि लैकोलिथ क्या है, लैकोलिथ डोम शेप बॉडी है। ये देख करके हम तो एग्जाम क्या दे सकते हैं कि सर लैकोलिथ डोम शेप बॉडी है, सही कह रहा है, सही कह रहा है? नहीं, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लैकोलिथ डोम शेप बॉडी है, डोम शेप बॉडी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो कि अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है। क्या ये अर्थ के सरफेस पे है? एग्जाम क्वेश्चन में दिया है कि आग्नेय अंतर्वेदी यानी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है ये। ठीक है, तो ये पहला क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो लैकोलिथ है तो डोम शेप लेकिन ये अर्थ के इनसाइड है। नेक्स्ट क्या है, लोपोलिथ इज अ सॉसर शेप हॉरिजॉन्टल रॉक इनसाइड द अर्थ। लोपोलिथ इज अ सॉसर शेप हॉरिजॉन्टल रॉक इनसाइड द अर्थ। ठीक है, लगभग आप देखिए तो अर्थ के अंदर जो है ये कुछ ऐसे, कुछ इस रीजन, कुछ ऐसे लगभग थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल का रूप लेता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं कहते हैं। ठीक है, हाँ लेकिन ऐसा इसको हम रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। लोपोलिथ इज अ सॉसर शेप भी कह रहा है हॉरिजॉन्टल रॉक इनसाइड द अर्थ। ठीक है, करेक्ट। वर्टिकल एंड सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ लावा अबव द अर्थ सरफेस आर डाइक। डाइक क्या है, डाइक क्या है, वर्टिकल हो या इस एंगल पे हो या वर्टिकल हो, इसको कहते हैं डाइक। लेकिन कहां पे इनसाइड द अर्थ, नॉट द अर्थ सरफेस। रॉन्ग हो जाएगा, कई लोग इसको सही कर देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इनसाइड द अर्थ सरफेस, इनसाइड द अर्थ सरफेस, नॉट आउटसाइड द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस पे नहीं, इनसाइड द अर्थ, इनसाइड नॉट सरफेस, इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स इन लेयर्स इन द मेटामॉर्फिक रॉक इज नोन एज लिनिएशन। ठीक है, कायांतरित चट्टानों में परतों में खनिजों की व्यवस्था को रेखीय के रूप में जाना जाता है। देखो एक बात याद रखिए, 2 चीज होता है, एक फोलिएशन होता है, एक लीनियर होता है। ठीक है, अगर कहीं ये कहें कि लीनियर अरेंजमेंट, रेखीय अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट, तो हम कहते हैं कि लिनिएशन हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, अरेंजमेंट ऑफ द मिनरल्स, किस फॉर्म में अरेंजमेंट है नहीं बता रहा है, इसको कहते हैं फॉलिएशन। याद रखिएगा, वर्ड याद रखिएगा, फॉलिएशन। ठीक, फॉलिएशन कही जाती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ द मिनरल्स इन द अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स मेटामॉर्फिक रॉक इज नोन एज बैंडिंग। ठीक है, कई जगह पे आप रॉक्स में देखेंगे तो कभी कहीं पे डार्क होगा, कहीं पे लाइट होगा, एक पट्टी की जैसी दिखेगी, इसको कहते हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक में होता है, इसको बैंडिंग कहते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड कह रहा है कि मेटामॉर्फिक रॉक आर सोर्स ऑफ द मिनरल्स लाइक सफायर एंड रूबी। बिल्कुल सही है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं यहाँ से मिनरल्स जो है सफायर, रूबीज, ये सब मिलते हैं। ठीक है, काफी प्रीशियस स्टोन्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछा है, तो 2 और 3 करेक्ट होगा, 2 और 3 करेक्ट। ठीक है, 2 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और क्या आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और जरा शेयर करिए, लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।